नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा प्रदेश से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनके निवास पर बैठक की। विभिन्न रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए रेल मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। लगभग 1.5 घंटा चली इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा राज्य से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्य को गति देने के लिए गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में हरियाणा की रेलवे से संबंधित विभिन्न 10 परियोजनाओं के संदर्भ में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने उनकी दिल्ली यात्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को पूरी तरह से निजी व शिष्टाचार भेंट बताया है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और कई तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा है कि इस तरह की फिलहाल कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं का अभी अनिल विज ने विराम लगा दिया है। अनिल विज ने कहा है कि ऐसी चर्चाएं न ही तो उन्होंने सुनी है और न ही ऐसी चर्चाएं कही है। दूसरी तरफ 2 दिनों तक दिल्ली में रहे सीएम मनोहर लाल ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, जब विस्तार होगा बता दिया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा अपने पहले 600 दिनों के कार्यकाल में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद रखी गई है, जिससे प्रदेश का युवा रोजगार की तरफ और हरियाणा प्रदेश उन्नति की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य किया है। महंगाई के मुद्दे पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में पिछले साल जून 2020 में पेट्रोल 68 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 62 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर था, जो कि अब जून 2021 में पेट्रोल 93 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 87 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश में कहीं कहीं पेट्रोल 100 रुपए के पार भी हो गया है। इन तेलों को महंगा करके आम जनता की जेबों पर डाका केंद्र सरकार द्वारा डाला गया है, वो भी उस समय जब कोरोना के कारण काम धंधे बंद है। देश और प्रदेश का हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार की कुनीतियों के कारण 2 जून की रोटियों के लिए भी मोहताज बन गया है। सरकार चिकनी छुपड़ी बातों से गरीब जनता का दिल तो बहला सकती है, पर इन बातों से पेट नहीं भरने वाला। हर रोज बढ़ती महंगाई से जनता बुरी तरह से त्रस्त और भयभीत है। सरकार सारे फैसले उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ले रही है। खाद्य तेलों के दाम और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार जनता से फिजूल के टैक्स वसूलना बंद करे और जल्द से जल्द महंगाई पर लगाम लगाए। किसान आंदोलन लीग से भटकने लगा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे कुछ आंदोलनकारियों पर संगीन अपराधों के आरोप लगे हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ का है, जहां एक ग्रामीण को किसान आंदोलन में जिंदा जला दिया गया। आरोप 2 आंदोलनकारियों पर लगा। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन छवि पर आंच तो आ ही गई है। इससे पहले बहादुरगढ़ के ही टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में बंगाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आंदोलनकारी पकड़ा गया था। हालांकि बड़े किसान नेता इन लोगों को आंदोलनकारी नहीं मान रहे, लेकिन घटनास्थल किसान आंदोलन की है तो इसका फैसला करना कठिन है। कहीं अगर ये लोग आंदोलनकारी नहीं हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि आंदोलन में असामाजिक तत्व शामिल हो चुके हैं, और ये बात खुद गृह मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं। किसान आंदोलन से शुरुआत के 2 महीने तक जहां कोई विवाद नहीं जुड़ा था, वहीं अब 4.5 महीने में आंदोलन से लगातार विवाद जुड़ रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि सरकार व किसानों में बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद होता जा रहा है। अब ग्रामीण भी आंदोलनकारियों का विरोध करने लगे हैं। सोनीपत में ग्रामीणों ने महापंचायत कर रास्ते बंद करने का विरोध किया है। ऐसे में किसान नेताओं पर किसान आंदोलन को सफल बनाने के साथ ही इसे विवादों से दूर रखने की दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। उड़न सिख के नाम से मशहूर महान एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने रात 11:30 पर अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण के कारण वह 3 जून से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे। मिल्खा सिंह कोरोना वायरस से तो उभर चुके थे, लेकिन पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट से वह नहीं उभर सके। वह 91 साल के थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का निधन मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ था। वह भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित थी। मिल्खा सिंह के घर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू और यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के शमशान घाट पर पहुंचे। मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर शाम 4:15 पर सेक्टर 25 शमशान घाट लाया गया। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद मिल्खा सिंह को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया।
हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी सभी कच्चे व पक्के कर्मचारियों को दफ्तरों में उपस्थित होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद 16 अप्रैल से ही सभी कार्यालयों में अंडर सेक्रेटरी स्तर के नीचे के केवल 50% कर्मचारियों को ही रोटेशन के अनुसार दफ्तरों में बुलाया जा रहा था। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं कि दफ्तरों में समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आदेशों के मुताबिक दिव्यांग कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को भी सामान्य दिनों की तरह ऑफिस में आकर काम निपटाने होंगे। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। काफी लोगों के खातों से ओटीपी या लिंक के जरिए पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अब गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी या पैसे ट्रांसफर की शिकायत तुरंत 155-260 यानी 155260 पर करें। यह नंबर गृह मंत्रालय ने जारी किया है और सभी सरकारी और निजी बैंक इससे जुड़े हुए हैं। बैंक खाते यानी एटीएम से धोखे से पैसे निकालने वालों के खिलाफ ये बड़ा अभियान है। ऑनलाइन फ्रॉड की रोजाना हजारों घटनाएं घट रही हैं और इन ठगों का पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए जिम्मा उठाया है और इन ठगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप हेल्पलाइन नंबर के अलावा वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं। राजस्थान में कोरोना अनलॉक की नई गाइडलाइन से लंबे समय बाद शनिवार को बाजार खुले हैं। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए अगले सप्ताह से पाबंदियों में और छूट मिलने के आसार हैं। गृह विभाग अगले सप्ताह नई गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें सिनेमाघरों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। गृह विभाग नई गाइडलाइन पर विचार कर रहा है। जल्दी नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। आज रविवार को प्रदेश भर में एक दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं और जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना के मामले लगातार कम होते रहने पर बाजारों के खुलने का समय भी 1 से 2 घंटा बढ़ाए जाने के आसार हैं। अभी 4 बजे तक ही बाजार खुल रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 5 या 6 बजे तक किया जा सकता है। नेपाल के गंडकी प्रांत के मनांग और सिंधुपाल चौक में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। यहाँ अब तक 16 लोगों की मौत और 22 लोगों के लापता होने की खबर है। डोलखा जिला प्रशासन ने भी इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। यहाँ प्रशासन ने तमाकोसी नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। नेपाल में बने हालात का असर भारत के बिहार और यूपी के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ गंगा समेत कई बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बिहार की गंडक और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार से शनिवार को 3 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। इस वजह से बिजनौर के 6 गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने देश भर में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 3 से 4 दिन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की मानसूनी बारिश लेट हो गई है। इस रुकावट की बड़ी वजह बनी है पश्चिमी हवाएं, जो मानसूनी हवाओं की विपरीत दिशा में बह रही थी। दोनों तरफ की हवाओं में पूरे 6 दिन चला टकराव शुक्रवार को धीमा पड़ा तो मानसून धीरे धीरे अपने रास्ते बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून नहीं अटकता तो 13 या 14 दिन में देश भर में छा जाता, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड बन जाता। आर्टिकल 370 हटने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए 1 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश मंत्री यानी सचिव और 7 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। नई नियुक्तियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 साल से भरोसेमंद रहे रिटायर्ड IAS अफसर और MLC अरविंद कुमार शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा को संगठन और सरकार में जगह देने के लिए पिछले कुछ समय से अटकलों का बाजार गर्म था।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अगले हफ्ते संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ भी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि दोनों देशों के एनएसए किसी सार्वजनिक मंच पर पहली बार एक साथ नजर आएंगे। हालांकि पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच दुबई में बैकडोर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इसे स्वीकार किया था। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम मध्य प्रदेश ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टाफ नर्स के 5,215 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जून यानी मंगलवार तक पूरी हो जाएगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वे आवेदन खत्म होने से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास या जीएनएम या बीएससी यानी नर्सिंग कर चुके कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 12,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।